हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रश्मि। गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं दो पार्ट्स में ले आऊँगी। कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। गाइस, प्रिंट थोड़ा सा सही नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, which statement about isotopes of hydrogen is incorrect। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ड्यूटेरियम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कैसे पता लगाएंगे? ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन होगा। सेकंड है, ड्यूटेरियम इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डेंसिटी ऑफ ट्राइटियम अमंगस्ट ऑल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज़ मैक्सिमम, ये भी करेक्ट है। ड्यूटेरियम इज़ बीटा पार्टिकल एमीटर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ट्रिटियम जो होता है वो बीटा पार्टिकल एमीटर होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग डैश टेक्निक। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, ग्लिसरॉल का जो है डिस्टिलेशन वो रिड्यूस्ड प्रेशर पे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, विच वन इज़ रॉन्गली नेम्ड एज पर आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनका आगे इनके आईपीएसी नॉमेनक्लेचर दिए हुए और पूछा इसमें से रॉन्गली मैच्ड कौन है। तो नाम लिख करके चेक कर लेते हैं। पहला दिया हुआ कंपाउंड, इसका नाम लिखा है डाईअमीन क्लोरिडो, डाईअमीन करेक्ट है। क्लोरिडो, नाइट्रेटो एन, प्लैटिनम सेकेंड, तो ये सब तो करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो एक्स मान लेते हैं। अमोनिया पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, Cl पे -1 होता है, NO2 पे भी क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी करेक्ट है। यानी कि जो ये नेम है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट नाम दिया हुआ है C2O4 3-, ये C2O4 है, ऑक्सलेट आयन है। ये क्या, कैसा लिगेंड होता है, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। इसका नाम दिया हुआ पोटेशियम, करेक्ट है। ट्राईऑक्सलेटो, यहाँ पे 3 ऑक्सलेट है, करेक्ट है। ट्राईऑक्सलेटो, क्रोमियम थर्ड आयन। अब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, क्या क्रोमियम थर्ड आयन होगा, नहीं, यहाँ पे क्रोमियम थर्ड आयन नहीं होगा। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे K है, X हो जाएगा। Cr का हमें यहाँ पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन का कितना होता है, +1 होता है। फिर क्रोमियम का हमें निकालना है, X हो जाएगा। और ये क्या है, ऑक्सलेट आयन, इस पर -2 चार्ज होता है और कितने हैं, 3 है। तो 3 और -2, जब इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, ये आएगी 3 2 जा 6 को उधर भेजेंगे 5, मतलब कि x की वैल्यू 5 आएगी। तो पहले तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है क्रोमियम, ये क्रोमियम नहीं होगा, ये होगा क्रोमेट आयन। क्रोमेट क्यों होगा, क्रोमेट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम किस फॉर्म में है, एनायन कॉम्प्लेक्स, इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जब एनायन की फॉर्म में रहता है, अब जैसे कि यहाँ पे 2 पार्ट है ना, K+ और ये क्या हो जाएगा, C2O4 होल थ्राइस दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। आपने नॉमेनक्लेचर में देखा होगा कि जब एनायनिक पार्ट का नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि जो Cr है, जब ये एनायनिक पार्ट में है तो यहाँ पे 8 लग जाता है। जब एनायनिक पार्ट का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो मेटल होता है उसके नाम के लास्ट में क्या लग जाता है, 8 लग जाता है।
और अगर यही कैटायन के फॉर्म में होता है यानी Cr का जो कॉम्प्लेक्स अगर वो कैटायनिक होता तो क्या लग जाता है यहाँ पे Em लग जाता है, लेकिन यहाँ पे एनायनिक फॉर्म में है, इसलिए ये नेम जो होगा वो जो है रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसी का नॉमेनक्लेचर जो है लग रहा है गलत है। बाकी का भी आप चेक करके देख सकते हैं। लिखा हुआ डाईक्लोरोबिस, डाईक्लोरो है, बिस लिखा है, इसके लिए आप एक चीज़ और ध्यान दें कि जब यहाँ पे इनऑर्गेनिक लिगेंड होता है, इनऑर्गेनिक लिगेंड के लिए जनरली बिस लगाया जाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, इथेन 1,2 डाईएमीन जो है, इथेन शॉर्ट में लिखा हुआ है, इथेन 1,2 डाईएमीन को ये लिगेंड जो होता है ये कैसा है, ऑर्गेनिक लिगेंड है। तो जो ऑर्गेनिक लिगेंड लिखे जाते हैं जनरली उनका नाम बिस लिखा जाता है, ओके। और ऐसा भी होता है कि अगर 2 डाई है तो एक का डाई लिख दिया जाता है, एक को बिस लिख दिया जाता है, बट जो जनरल होता है, जनरल चीज़ें होता है, इनऑर्गेनिक को डाई लिखा जाता है और ऑर्गेनिक को बिस लिखा जाता है, ठीक है। तो डाईक्लोरो बिस, बिस मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो डाईक्लोरो बिस, इथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे कोबाल्ट लिखा है तो ये यहाँ पे कैटायनिक फॉर्म में है, इसलिए सिंपल इसको यहाँ पे कोबाल्ट लिख दिया है। हमने कहा था IUM लिखते हैं, ठीक है, पर कुछ मेटल होते हैं उनका एज इट इज़ नाम लिख दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये कोबाल्ट एनायन के फॉर्म में होता तो क्या हो जाता, कोबाल्टेट हो जाता, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं निकाल के, कोबाल्ट का निकालना X ले लेते हैं, 2 क्लोराइड आयन है यानी कि -2 है। एथिलीन डायमीन जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन है -1, तो यहाँ से +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा जो कि करेक्ट है। तो ये भी आपका नाम करेक्ट ही दिया हुआ है, मरकरी फर्स्ट टेट्राथाइसाइनेट एस कोबाल्टेट, हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस एंड द करस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, SRP वैल्यूज़ दी हुई है और कहा है क्वेश्चन में कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल दैट रिजल्ट इन ए सेल विथ लार्जेस्ट पोटेंशियल, किनका सेल पोटेंशियल क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं तो हम कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं किसका लार्जेस्ट आता है। पहला दिया हुआ A और C का कॉम्बिनेशन, A और C का कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है E सेल, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये होता है आपका E कैथोड माइनस E एनोड, ओके, E कैथोड माइनस E एनोड, और इनका जो स्टैंडर्ड वैल्यू रखा जाता है यानी कि SRP वैल्यू ही रखा जाता है, और ये सारी SRP वैल्यू ही दे रखी है। तो अब E कैथोड A और C का देखना है हमें ना, पहला A और C का देखना है। तो A का क्या दे रखा है कि -24 कैथोड पे, इसको ले लेते हैं 0.24 माइनस, ठीक है, माइनस एनोड, एनोड पे C पे क्या ले लेंगे -1.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.25 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा एंड 0.1 वोल्ट, ये हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाया हुआ है, दूसरा कॉम्बिनेशन है B एंड C का, तो B और C का देख लेते हैं कॉम्बिनेशन करके इस बार, B और C का, तो ये B है ये C है, B का ले लेते हैं 1.25 माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 2 2 4 यानी 5, और ये 1 1 क्या हो जाएगा 2.50, ये आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा BC का कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा AC का कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है B एंड D का, B एंड D का भी कॉम्बिनेशन लगा के देख लेते हैं। B है और D है, B का कितना है 1.25 है, D का कितना है, D का दिया हुआ है 0.68, इसको ऐड करेंगे, ऐड तो होगा नहीं क्योंकि ये तो माइनस होगा, तो माइनस कर लेंगे, 15 में से 8 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे बचा 1, और ये यहाँ पे आ जाएगा 5, ओके, और ये हो जाएगा 0, तो ये आएगी इसकी वैल्यू। एक और ऑप्शन दिया हुआ है C और D का कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं, C का और D का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं करके। तो C का क्या है -1.25 माइनस
डी का क्या है 0. सी और डी का क्या है 0.68. 0.68 इसको भी करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा -8 और 5 जब हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 10, 1 एंड 2.-2.03. तो आप इसमें से चारों में कंपेयर कर सकते हैं कि रिडक्शन सेल का क्या पूछा है, लार्जेस्ट पोटेंशियल आप देख सकते हैं किसका आया है, तो लार्जेस्ट पोटेंशियल आया है 2.50. ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोटेंशियल है, बाकी सब कम है, ठीक है। यानी BC का कॉम्बिनेशन क्या है, लार्जेस्ट पोटेंशियल देगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, phosphorus with outer electronic configuration 3s2 3p3 does not form a pH 5 because, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज़ लेस स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये करेक्ट स्टेटमेंट इसका नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस दोनों में स्टेबल होता है, ठीक है। +5 में भी होता है, +3 में भी होता है, लेकिन पूछा है कि pH 5 नहीं बनाता। आपने pH 3 देखा होगा बट pH 5 नहीं देखा होगा, ये स्टेबल नहीं होता, तो पूछा है क्यों, तो ये रीज़न तो इसका नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है, हाई ΔH वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ΔH ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट फेवर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एंड कंसिक्वेंटली pH 5। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी दिया हुआ, साइज ऑफ फास्फोरस इज रिलेटिवली बिगर देन हाइड्रोजन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, और ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और बोला है विच ऑफ द एबव स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल, इसमें से आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बताने हैं किसके होंगे। तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका RS कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे, जिसका सेम होगा वो क्या होंगे, उनके स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, LMNO, ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो उसी के ऑर्डर में उनकी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। LM यानी कि इसका मास, इसकी इस तरीके से इसको नंबरिंग कर लेते हैं कि ये सबसे आगे, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3, और ये लोवेस्ट प्रायोरिटी हम L को दे देते हैं, ठीक है। जैसा उसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। या आप अपने हिसाब से कोई भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, L को ही आप प्रायोरिटी ले लीजिए या अदर को भी आप प्रायोरिटी ले सकते हैं। अगर हम O को प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, N को दे दिया हमने प्रायोरिटी 2, M को दे दिया हमने प्रायोरिटी 3 एंड 4 को दिया, इसे हमने प्रायोरिटी दे दिया 4। अब इसका RS कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आपको याद होगा RS कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का जो होता है, जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी जिसको दी जाती है, यानी कि जिसको 4 नंबर दिया जाता है, वो कैसा होना चाहिए, वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, ठीक है, तब तो करेक्ट है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन की मतलब इस लाइन पे होना चाहिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अगर वो इस लाइन पे है, तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन R आता है तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो ये रूल आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं कि किसका कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है। तो अब यहाँ पे जब लोएस्ट, अब क्या करेंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रहता है तो कॉन्फ़िगरेशन R होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन S होता है। तो 1 से यहाँ 2 जाएंगे, 2 से हम 3 जाएंगे, 3 से कहाँ जाएंगे, 4, ठीक है। 4 तो लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है तो उतना मैटर नहीं करता। तो ये कैसा जा रहा है आपका, ये आपका जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए R। बट यहाँ पे क्या है, जो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है, ये लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला, यहाँ पे आपका डायरेक्शन दिया हुआ है, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये नीचे का है, और ये जो डार्क लाइन है इसका मतलब है कि ये वर्टिकल ऊपर की तरफ है। इन दोनों का लाइन का मतलब हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि प्लेन में है, और ये दोनों प्लेन के क्या है, ऊपर और नीचे हैं। इसका मतलब जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है।
ठीक है, और होना कहाँ चाहिए, वर्टिकल पे, इसलिए आर कन्फिग्रेशन आया है तो वो इन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, एस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। यानी कि जो हमें इसका कन्फिग्रेशन मिला वो क्या मिल गया, आर कन्फिग्रेशन मिला। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ मिसकन्फ्यूज़न ना हो। इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसे प्रायोरिटी 3 एंड ये प्रायोरिटी क्या हो जाएगा 4। यहाँ से हम जाएंगे तो ये कैसे जा रहे हैं, हम ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस होता है। सिंस अभी हमने आपको बताया कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो वो उसका जो आर एस कन्फिग्रेशन वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल पे क्या है क्योंकि ये लाइन प्लेन में है, ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एस कन्फिग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर कन्फिग्रेशन में। ठीक है, आप जिन लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा उन्हें ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आर एस कन्फिग्रेशन। सेकंड पे देख लेते हैं, हमने इसे प्रायोरिटी 1 दी थी, एन को 2, एम को 3 और एल को 4 प्रायोरिटी दी थी। अब यहाँ पे जो है कोई प्लेन स्पेशली इसकी तरह बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं और इसको वर्टिकल लाइन मान लेते हैं। यहाँ पे लोवेस्ट प्रायोरिटी किस पे है, वर्टिकल पे ही है, तो यानी यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 गए, तो हमारा कन्फिग्रेशन कैसा आया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, ये है 1, ये है 2, ये 3 है और ये 4। तो यहाँ पे भी वर्टिकल पे ही है, तो यहाँ पे भी इन्वर्जन नहीं होगा। अब देखते हैं 1 से 2, 2 से 3, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसा मिलेगा, आर मिलेगा। इसी तरह से ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या है 4। अब इनका जब हम निकालेंगे तो 1 से 2, 2 से 3 यहाँ आएंगे, तो ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कैसा हो जाएगा, एस हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एल यानी कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला किस पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हमने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी कि एस है तो क्या हो जाएगा, आर। अब आर कौन है, आर ए भी आर है, सी भी आर है और डी भी आर है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द जनरल फार्मूला फॉर टर्शियरी अमीन इज। टर्शियरी अमीन का जनरल फार्मूला पूछा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, CN, ये है CnH2n+3n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जनरल फार्मूला टर्शियरी अमीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ड्यू टू द वॉन्डर वॉल फोर्सेस, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, ये भी करेक्ट है। तो डी क्या है, एड्जॉर्प्शन एनर्जी फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन इज जनरली लेस देन दैट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेंगे। बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर होता है वो होता है आपका, उसको शॉर्ट में बोलते हैं PHBV। PHBV मतलब उसका नाम होता है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वल्नरेट होता है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन जेंडॉल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, द नाइट्रोजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसका हम जो है जेंडॉल प्रोसेस से एस्टिमेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाईएस्ट होगी। इसको हमने आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखाया हुआ है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ, क्वेश्चन भी कराया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ गैसियस आर्गन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स विथ के दिया हुआ है, इसकी के की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा हुआ है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की क्या होगी। आपको एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्या होता है, के इज इक्वल्स टू होता है ए ई माइनस ई बाई आर टी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले पे रख के यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। के की वैल्यू, ये के की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे लिख लेंगे 5.0 इंटू 10⁻11। ठीक है, और इस पर दिया हुआ है माइनस 30,000 बाई टी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है ई ए बाई आर टी। ई ए हमें निकालना है, ठीक है, और ये हो गया आर टी। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे क्योंकि हमें तो एक्टिवेशन एनर्जी ही निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30,000 अपॉन टी इज इक्वल्स टू ई ए बाई आर टी। तो यहाँ से टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ से ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू दी हुई है 8.3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आंसर आएगा वो है आंसर ए, 249 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन 298 केल्विन 2A प्लस बी गिव्स सी। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है, और हमसे कहा जा रहा है आई एम यूजिंग डेल्टा एस टू बी कॉन्स्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज। द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस इज। टेम्परेचर पूछा जा रहा है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है डेल्टा एस का डेल्टा एच से डेल्टा एच बाई टी। ये टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो आप इन वैल्यूज़ को रख करके आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन बी, 2000 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम in its ground state is 13.6 electron volt. The second ionization enthalpy of helium is closer to। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, और ये बोल रहा है कि इसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, अब पूछ रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इज क्लोजर टू। हीलियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें से किस वैल्यू के क्लोज होगा। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, हीलियम का 2 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, यानी कि 1s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1s1। अब 1s1 से फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये 1s1 किसके बराबर है, ये लगभग हाइड्रोजन के ही बराबर है, तो इसकी भी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैव द सेम एवरेज स्पीड एज हीलियम एटम एट 330 केल्विन। इन सब के लिए आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आपने पढ़ा है वी एवरेज का फार्मूला ये होता है 8RT बाई पाई एम। ठीक है, तो ये 8RT बाई पाई एम ये मान लीजिए आपका नाइट्रोजन का है। ठीक है, और हीलियम का हो गया 8RT, हीलियम का मान लिया T2 है टेम्परेचर, और पाई और उसका मास मान लिया M2 है। तो यहाँ से आप जनरल फार्मूला देख सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, टेम्परेचर में और मॉलिक्यूलर वेट में। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लिख सकते हैं कि T1 बाई M1 इज इक्वल्स टू T2 बाई M2। ये मान लिया नाइट्रोजन का है और ये मान लिया कि हीलियम का है।
ठीक है। तो सिंपली अब इसको रख के निकाल लेंगे, हमें टेम्परेचर ही निकालना है नाइट्रोजन का। यहाँ दिया हुआ है टेम्परेचर एट विच नाइट्रोजन, मान लो हमें नाइट्रोजन का टेम्परेचर निकालना है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास है। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है N2, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। हीलियम पे आते हैं, हीलियम का टेम्परेचर दिया हुआ है 330 केल्विन दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना हो जाएगा 4। अब जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 2310 केल्विन। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2310 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पिरिमिडीन बेस। ठीक है, आपने पढ़ा है 2 टाइप के बेस होते हैं, एक होता है पिरिमिडीन बेस और एक होता है प्यूरीन बेस। ठीक है, पिरिमिडीन बेस में आपका होता है एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। ठीक है, और जो प्यूरीन बेस होता है उसमें आपका साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है और यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन सब क्या है, प्यूरीन बेस है। सॉरी, यहाँ पे उल्टा बोल दिए, प्यूरीन और पिरिमिडीन का। इसको आप फिर से एक बार सुन लेंगे। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पिरिमिडीन बेस। पिरिमिडीन बेस कौन सा है, तो हमने आपको बताया अभी कि 2 टाइप के बेस होते हैं, एक होता है पिरिमिडीन बेस और एक होता है प्यूरीन बेस। तो पिरिमिडीन बेस ही आपका होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, और जो प्यूरीन बेस होता है वो होता है आपका एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे एडेनिन है वो कैसा बेस है, प्यूरीन बेस है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, एडेनिन प्यूरीन बेस है, पिरिमिडीन बेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से किसका सिंथेसिस किया जाता है, प्राइमरी एमीन का। अब आप इसमें देख लेंगे प्राइमरी एमीन कौन सी है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस ऑन हीटिंग नाइट्रोजन विल नॉट बी रिलीज। नाइट्रोजन नहीं रिलीज होगा किसको हीट करने पे। ठीक है, आप अमोनियम नाइट्राइड को हीट करेंगे तो भी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, अमोनियम क्रोमेट को आप हीट करेंगे तो भी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बेरियम नाइट्राइड के साथ भी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बट ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इसके साथ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, एन टाइप का मतलब होता है कि हमें एक निगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। सिलिकॉन किस ग्रुप का होता है, सिलिकॉन होता है आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट। तो सिलिकॉन अगर 14 का ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर हम 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का डोपिंग करें, ठीक है, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का डोपिंग करें तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है, +5। तो जब 15 ग्रुप के एलिमेंट से इसकी डोपिंग करेंगे +5 से, तो क्या होगा, इसका जो 5 में से 4 जो है वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो फ्री रहेगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कॉज करेगा, एन टाइप से निगेटिव चार्ज कॉज करेगा। ठीक है, यानी कि क्या बनाएगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर बनाएगा। तो उस नंबर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने पढ़ा है जनरली जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, H3O+, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़, बट H3O+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स दिया हुआ है।
और विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की टेंडेंसी किस में सबसे ज़्यादा होगी, इन चारों में ऑर्डर करके बताना है। अभी हमने बताया, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये हमने बहुत अच्छे से आपको निकालना बताया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे उसे बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट वाले को ही देखते हैं, लास्ट वाले में किस में इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। अब यहाँ पे है 2p5, 2p5 इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2p6, यानी कि ये बहुत ही ईजिली से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तुरंत स्टेबल हो जाएगा, इस पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो डी की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद से है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, p6 कम्प्लीटली फिल्ड है, इसकी कोई इच्छा नहीं है और इलेक्ट्रॉन ले करके अपनी स्टेबिलिटी को ख़राब करने की, तो यानी कि इसकी जो होगी टेंडेंसी वो सबसे कम होगी। अब बचता है सी और बी, सी और बी में से देखते हैं, तो यहाँ पे बी में क्या है, 2p4 है, बट सी में क्या है, 3s1 है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा बी की होगी। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज है और यहाँ पे p4 है, ये न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हो जाएगी, इसके बाद से डी के बाद से सी में हो जाएगी, सी के बाद से किस में हो जाएगी, बी में हो जाएगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following polymers इथाइलिन ग्लाइकॉल इज़ वन ऑफ द मोनोमर यूनिट। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, 1H CH2 OH, ये होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो इस टाइप का बॉन्ड यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होता है ग्लिप्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन दैट करस्पॉन्ड टू द थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 to 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग मोनोमर, ये एक मोनोमर दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम होता है, आपने पढ़ा होगा, तो इसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम किस पॉलीमर का मोनोमर यूनिट होता है, तो ये होता है नायलॉन 6 का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कंपाउंड ए व्हेन हीटेड गेव 2 सॉलिड्स बी एंड सी एंड ए गैस। कंपाउंड ए was generated when B was treated with hydrogen peroxide. Now, when C is fused with KOH in the presence of oxygen, solid B is formed. Compound A and C are formed when B is treated with acid. Identify ABC, हमें बताना है कि ABC कौन सा कंपाउंड है। यहाँ पे कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं, इसके लिए आप एक सिंपल सा रिएक्शन याद रखेंगे कि जो पायरोलुसाइट होता है, यानी कि जो ये MnO2 होता है, जब MnO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है कि KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, अगर इसको हम ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ से पोटेशियम मैग्नेट आयन मिलता है, K2MnO4, ठीक है। और जब हम इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ से हमें पोटेशियम पर मैग्नेट मिलता है, ठीक है। यहाँ से हमें मैग्नेट मिलता है, यहाँ से हमें पर मैग्नेट मिलता है। तो सिंपली अगर हम यहीं से लेके चले, व्हेन सी इज़ फ्यूज्ड विथ KOH, सी यानी कि हमारा क्या हो गया, MnO2 हो गया, KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। मेन इसका यहीं से स्टार्ट होता है, ये अगर आपको नहीं भी याद है तो ये आपको याद हो जाएगा। व्हेन सी इज़ treated with KOH in presence of oxygen, solid B is formed. B फॉर्म बनता है, B बनता है, B यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये B कंपाउंड हो गया। एंड सॉलिड C आर फॉर्म्ड, सॉलिड C तब बनेगा जब हम उसको एसिड से ट्रीट करेंगे। जब सॉलिड B को हम एसिड से ट्रीट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड ट्रीटेड विद एसिड। A एंड सॉलिड C आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो A और C बनेगा, यानी कि हमारा ये कंपाउंड A बनेगा, ठीक है। और सी यानी कि इसके साथ साथ MnO2 भी बन जाएगा। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। KMnO4 हमारा ए हो जाएगा और K2MnO4 बी हो जाएगा। MnO2 हमारा कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, सी, ठीक है।
ऐसा भी है कि अभी यहाँ पे देख सकते कंपाउंड ए व्हेन हीटेड गिव टू सॉलिड बी एंड सी, यानी कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें पोटेशियम मैग्नेट मिलता है और पायरोलूसाइट मिलता है, ठीक है। कंपाउंड ए वॉज जनरेटेड व्हेन बी वॉज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम कंपाउंड बी को यानी K2MnO4 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें कंपाउंड ए मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा रिएक्शन आप याद रखेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ SpDF ऑर्बिटल गिवन सेल आउटर, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हमने आपको बताया था, S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर CuSO4 5H2O, कोऑर्डिनेशन ये होता है आपका 4, क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ सिर्फ 4 ही वाटर मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगा रहता है। तो कोऑर्डिनेशन इस स्फीयर में जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी कि 5 में से सिर्फ 4 ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है इनकम्प्लीट, और कहा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको लगा के देख लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, अब इसे जब हम CH3 मतलब ये क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, जब इसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हमें ये कंपाउंड मिलता है, इसके साथ MgI जुड़ जाता है और इसके साथ CH3 आ जाता है। फिर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी की हुई है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो OH इसके साथ चला जाता है, H इसके साथ आ जाता है, यानी कि हमें फाइनल जो कंपाउंड मिलेगा वो मिल जाता है OH, और इधर क्या आ जाता है CH3। फिर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोलिसिस करता है, यानी कि 1 मॉलिक्यूलर वाटर निकाल लेता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, यानी कि 1 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको ट्रीट किया गया हुआ है इस कंपाउंड से, यहाँ पे BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें OH ग्रुप जुड़ जाएगा आके, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसलिए जो OH का एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एडिशन करेंगे तो ये जो डबल OH का एडिशन वहाँ पे होता है जहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, तो यानी कि हम इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं, वो भी इक्वल ही होगा। तो यानी कि जो OH का एडिशन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यानी कि ये क्या हो गया OH। नेक्स्ट है इसको ट्रीट किया हुआ है क्रोमिक एसिड से CrO3 पिरिडीन से। तो क्रोमिक एसिड क्या करता है, ये अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। सिंस यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल है इसलिए इसे क्या करेगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN-CN फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। इसके लिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, आप हमारी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो में वहाँ से जाके देख सकते हैं, और उसी शॉर्ट ट्रिक से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और उससे बॉन्डिंग। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 है, किसका होता है नाइट्रोजन का, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। 14 के जब हम इधर जाते हैं यानी कि 15 जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.5। 15 से जब हम 16 जाएंगे तो वो हो जाता है आपका 2.0। इसी तरह से जब इसे डाउन जाएंगे 14 से हम 13 जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 2.5, और 30 से जब हम 12 जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.0, ठीक है। तो ये 13, 14, 15, 16 क्या है, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, और ये नीचे जो दिया हुआ है ये बॉन्ड ऑर्डर है। अब इसी ट्रिक का यूज़ करके हम इस पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। CN- दिया हुआ है,
Cn माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन के, 7 नाइट्रोजन के और एक माइनस चार्ज है तो ये -1। टोटल कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस चार्ज है ना, सॉरी माइनस चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 14। ये हो गया Cn माइनस का। अब Cn का देख लेते हैं। Cn का जगह 6 + 7 कितना आ जाएगा, ये 6 + 7 होता है 13। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। अब है Cn माइनस, Cn माइनस का हम निकाल चुके हैं Cn प्लस के लिए जो कार्बन है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। अब ये क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 आया तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.0 निकल के आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, Cn माइनस का है। फिर कितना है 2.5 यानी कि Cn का है, और सबसे कम किसका है, Cn प्लस का है। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sample of concentrated sulfuric acid is 95% sulfuric acid by weight and its density is 1.80 ग्राम पर ml. The normality of sulfuric acid पूछ रहा है। तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला होता है ना, W बराबर NeV/1000। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे नॉर्मेलिटी, लेकिन हमें निकालनी है तो W इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बाई ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, इंटू V हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वॉल्यूम वेट दिया हुआ है, मास बाई वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 95/100 हो जाएगा। डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D = होता है m/v। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको रख लेंगे। तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या हो जाएगी, D × V हो जाएगी, m की वैल्यू। ठीक है, और W/m यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूरा हमारा 95% दिया हुआ है तो इसको फॉर्मूले में रख लेंगे। W दिया हुआ है जो 95/100, इसको हमने रख लिया। ये जो 95% दिया है ये क्या है आपका W/v ही तो है। ये क्या है ये है आपका m/v, W/v नहीं है, हमें यहाँ पे W लिखना है। ये आपका क्या है m/v है। तो ये जो m/v है और ये m/v, आपको m का W कैसे मिलेगा, W मिलेगा जब हम m में डेंसिटी का क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी यहाँ पे जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, ये जो m/v है इसको हम W कैसे लिखेंगे, W में लाने के लिए हो जाएगा m × D/v। तो ये हमारा यहाँ से वेट निकल के आ जाएगा। m/v कितना दिया हुआ है, 95/100 दिया हुआ है। डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी 1.80 दिया हुआ है। तो उसी को हम यहाँ पे टोटली लिख लेंगे 1.80 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, और इलेक्ट्रोवैलेंट वेट होता है, आप सल्फ्यूरिक एसिड का निकालेंगे तो आपका आएगा 49। ठीक है, V हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो जो हमारा है करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है आपका ऑप्शन C 34.9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाइएस्ट है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट है, द ड्रग विच इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सल्वर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन अबाउट द सेंट्रल एटम। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, इसमें आप सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, BCD का आपका सेम आएगा, इसका अलग आएगा BCl3 का। ठीक है, इसका आता है आपका sp3, तो सॉरी sp2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन, बाकी सबका कितना है sp3 है। तो sp2 है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन एमीन इज़ द वीकेस्ट बेस। सबसे वीकेस्ट बेस वही होगा जो अपना लोन पेयर। बेस क्या होता है, बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर देने की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये रिंग के साथ कहाँ पे चला जाता है, ये रिंग के साथ जो है रेजोनेंस में चला जाता है। पर इसका क्या है, फ्री है, यानी कि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा। ठीक है, इसका फ्री है, ये आसानी से डोनेट कर सकता है, पर ये डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, यानी कि ये वीक है बी के कंपैरिजन में। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, और ऑप्शंस में जो है CuNH2 है, ये भी कहाँ है,
सी, यहाँ पे जो है सी डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ भी ये भी रेजोनेंस में लगा हुआ है, ठीक है। और ये तो खैर एरोमेटिक ही है, इसका तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं फ्री है, ठीक है, यानी कि ये भी रेजोनेंस में है यहाँ पे, और ये एरोमेटिक है इसलिए इसकी बेसिसिटी कम है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी, इसका इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्री है, इसलिए ये क्या होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हमसे वीक बेस पूछा है, तो वीक बेस हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये रिंग के साथ जो है रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे सिर्फ चेन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और ये एरोमेटिक ही है, ठीक है। तो सबसे वीक बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे दिया हुआ है एल्कोहल है, कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। तो बेस्ट रिएजेंट पूछ रहा है, टू कैरी आउट अबव कन्वर्जन द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट। इसमें से ये चारों से कन्वर्ट हो सकता है, एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसमें से बेस्ट पूछा है। अभी हमने क्रोमिक ऑक्साइड के ही साथ बताया कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, बट इसमें से बेस्ट कौन है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे, तो वो आप याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन है डी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इतना दिया हुआ है, एंड इंटरआनिक स्पेसिंग 140 पिकोमीटर दिया हुआ है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HBr पूछा हुआ है, ठीक है। इसको निकाल लेंगे आसानी से। आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इंटू डिस्टेंस, ठीक है, इसे निकाल लेंगे पहले। तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 होता है, 10⁻⁻⁹ कूलम, इंटू डी, डिस्टेंस कितना हो दिया पिकोमीटर में दिया 140 पिकोमीटर, इसको लिख लेंगे 140 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कैलकुलेट करने पे 2.24 इंटू 10⁻31 कूलम, ठीक है। ये इसकी आ गई। अब हमें निकालना क्या, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकलता है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो ऑब्जर्व्ड होता है, यानी कि हमने जो निकाला बटे एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जो दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमने जो ऑब्जर्व किया, यानी कि जो हमने निकाला है वो कितना निकाला है, 2 नहीं, ये तो हमने ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे फॉर्मूला फिर से। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, और हमने जो निकाला है, यानी कि जो ऑब्जर्व हमने निकाला है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल जाता है। एक्सपेरिमेंटल कितना दिया हुआ है, ये 2.60 10⁻⁻30 दिया हुआ है। ऑब्जर्व यानी हमने जो अभी निकाला है कैलकुलेट करके वो कितना निकाला है, 2.24 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा आपका, ये आ जाता है आंसर 11.6% आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, कैसे निकालते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। एरियल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, पहला है ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन हैलोजन एंड एरोमेटिक न्यूक्लियस, ये करेक्ट है आपका, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। ये करेक्ट है कि एरियल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरियल हैलाइड ये हो गया आपका, एरियल हैलाइड। मान लो ये क्लोरीन है या कोई भी हैलोजन यहाँ से लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, जिससे यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। बी है ऑफ रिपल्सन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हैलोजन, ये भी करेक्ट है, इसके रिपल्शन की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता रिंग पे। सी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हैलोजन एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। नेक्स्ट तो यानी कि हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है, वो है स्टेटमेंट सी, ठीक है। बाकी डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कार्बन ऑफ द एरोमेटिक न्यूक्लियस इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन लगा लेंगे, कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर डिपिक्ट द लिंकेज बिटवीन टू एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ए बी और सी डी, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन बी, ये एनोमेरिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये ग्लूकोज चेन है, ये क्या है, फ्रक्टोज का चेन है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फ्रीजिंग डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, घटती है, ठीक है। जब कोई आपका सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है, घट जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी सही है। लिक्विड में जब फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस ही तो हो रहा है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड मेल्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यूज द डेटा बिलो टू कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है और उससे रिलेटेड यहाँ डाटा दिया हुआ है। उसके लिए आपका है कि आप करेक्ट डेल्टा एच को जो है बताइए, ठीक है। तो बताते इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको पता है फॉर्मूला डेल्टा एच का क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे। डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये है आपका प्रोडक्ट। तो N2O की वैल्यू कितनी दी हुई है, 81 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 81 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है -110, और कितने मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 3 इंटू -110 कर लेंगे, ठीक है। माइनस अब रिएक्टेंट का देख लेते हैं। रिएक्टेंट में क्या है N2O4 यानी कि 9.7 प्लस 3CO, 3CO का कितना है, CO का है -393। तो ये आपका इक्वेशन बन के आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा -778 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज। यहाँ पे फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल के डिफरेंट फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। ये है ये मेटा फॉर्म है, ये पैरा फॉर्म है और ये क्या है, ऑर्थो फॉर्म है। इसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। पैरा फॉर्म को हाइड्रोक्विनोन और ऑर्थो फॉर्म को कैटेचॉल बोलते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्विनोन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये ऑर्थो फॉर्म कैटेचॉल और फिर ये मेटा फॉर्म, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसका फिर पार्ट सेकंड लाएंगे तो उसमें हम 42 से करवाएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।